देखो हमने कल दो डॉक्ट्रिन स्टार्ट की थी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस थी वो क्या था कि किसी का अगर कोई पेंडिंग सूट है तो वो उस प्रॉपर्टी को लेके आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। इफ कर देता है तो जिसके फेवर में आएगा उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और कोई और अदर पर्सन अगर उसके नाम पे प्रॉपर्टी तो वो इसका क्लेम नहीं मांग सकता। इसके कुछ एसेंशियल्स थे। देयर मस्ट बी अ सूट, ठीक है, मस्ट नॉट बी अ कलसिव। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलेटेड होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी होगी, ठीक है, और जो भी डिस्प्यूट है वो कंप्लीटली किसके लिए है, प्रॉपर्टी को लेके, और आपकी बातें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो सर्टेन बातें, ठीक है, एज सर्टेन कर सकते हैं हम कि किस चीज को लेके ये मैटर है। इसके बाद हमारा एक डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में हमने पढ़ा था कि अगर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस से अपना पार्ट पूरा करना चाहता है तो कोर्ट उसे राइट देता है तो तुम कोर्ट में आ सकते हो, ठीक है। तो अगर एक पर्सन ने एक पर्सन को प्रॉपर्टी बेची है पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो उसको डिनाई कर रहा है कि मेरे को तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो जिसको वो डिनाई कर रहा है वो पर्सन कोर्ट में इस चीज का एक्शन ले सकता है कि मैं रेडी हूं, आप इसको समझाओ कि एटलीस्ट चल के अपना रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट फुलफिल करे, ठीक है। लास्टली वी मे ऑल्सो डिस्कस ब्रीफली द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस विच इज एम्बॉयडेड इन द सेक्शन 53A। अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, यही तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन A and B. The transferee has paid the price entering into possession and is willing to carry out contractual obligation. As registration has been effected, A, the transferor seeks to evict B from लैंड। क्या बोल रहा है, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, ठीक है, ट्रांसफरी ने अपना पैसा पूरा दे दिया है, ठीक है, और पोजेशन ले लिया, एंड विलिंग टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो बचा कुचा है ट्रांसफरी यानी जिसको प्रॉपर्टी मिली है वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी कंप्लीट करने के लिए रेडी है। अभी तक रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में नहीं आया है तो ट्रांसफरर क्या कर रहा है, बोल रहा है मैं इसको इविक्ट कर देता हूं, मुझे इसे प्रॉपर्टी नहीं देनी है। कैन ही डू सो? तो डॉक्ट्रिन कहते हैं नो, बी विल नॉट बी अलाउड टू सफर सिंपली बिकॉज द फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन थ्रू। इस चीज का आपको हम एक राइट देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई आपके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता कि आपको बोल दे कि ये काम मत करो। द लेजिस्लेचर ग्रांट सम रिलीफ टू सच ट्रांसफरी अंडर 53A विच एम्बॉयड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो उसको क्या राइट है कि वो कोर्ट में आके बोल सकती है कि आई एम रेडी टू डू ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, आई एम विलिंगनेस, मेरी दिखाती हूं मैं कि मैं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ और इस पर्सन को मैंने अपना पैसा दे के रखा है। रूल डज नॉट, हाँ अब सीधे सीधे ये देख लो, द ऑपरेशंस ऑफ डॉक्ट्रिन अकॉर्डिंग टू 15A ये है फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशंस। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली चीज। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरा राइटिंग एंड साइंड होना चाहिए। चौथा एज सर्टेनेबल विथ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ कि वो पोजेशन में ले चुका है, पार्ट परफॉर्मेंस अपना कर चुका है और रेडी है अपने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। ये हो गया सिक्स्थ, ठीक है, ये सबको समझ आ गया। In English rule as what act constitute part performance has generally followed in India. These rules are an act of part performance must be an act and done of performance of कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने है ना बात कर ली थी, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा तो मुझे इसका पैसा दोगे, तो आपने एक पार्ट उसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एंड इंट्रोडक्टरी एंड प्रीवियस टू द अग्रीमेंट कैन नॉट बी देयरफॉर बी एक्ट एंड पार्ट परफॉर्मेंस। मतलब ये बोलना कि वही मैं बोल रही हूँ कि हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था एक दूसरे को, हमने प्रॉपर्टी देख ली थी जज साहब, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही लिया है, हमने देखिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, इसको आप नहीं बोलोगी पार्ट परफॉर्मेंस हो गया। मतलब अल्टीमेटली कंडीशंस, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, रिटन एंड साइंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे एसेंशियल्स होंगे तो ही आपको ये राइट मिलेगा कि आप कोर्ट में बोल सको कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवा के दो, ठीक है। द एक्ट रिलाइड अपॉन मस्ट बी इन equally and referable to no other contract than that alleged। जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं तो कंप्लीटली सिर्फ और स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। आप ये नहीं बोलोगे इसके बाद ना हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें है कि मैंने पेमेंट किया है, इसमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड बात है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है और एक ही कॉन्ट्रैक्ट को लेके हमारे पास आना, इसके साथ अदर देन आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे वो हम
नहीं सुनेंगे when you are considering doctrine of part performance. An act of part performance must be an act of party seeking to avail himself of the equity. मतलब उसका पैसा देना क्या बताता है कि उसको अल्टीमेटली राइट चाहिए था, उसको राइट चाहिए था उस प्रॉपर्टी में। तो जो आपका पार्ट परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ये डिफाइन करे कि हाँ आपने वो पे इसलिए किया है क्योंकि आपको वो राइट चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पे कर दिया और अब आप बोल रहे हो कि ठीक है चलेगा, ये वाला एटीट्यूड कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारे कुछ प्रोविजंस है स्पेसिफिक ट्रांसफर। पहला देखो सेल, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, मॉर्गेज, चार्ज, एक्शनेबल क्लेम्स, यही सारे थे। उन्हीं सारे टॉपिक्स को छोटा छोटा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब सेल तुम लोग टीपी एक्ट में, सेल ऑफ गुड एक्ट्स में पढ़ा है। ठीक है, वही लिखा है। सेल के एसेंशियल्स क्या होंगे, अपन ने वो ऐसे डायग्राम था, पॉइंटर्स लिखे थे। सेल ऑफ गुड एक्ट के पॉइंटर्स नहीं थे, एक सर्कल बना था उसके आसपास पॉइंट्स थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। Essentials: the seller must be a competent to transfer, subject matter is transferable property। अब यही चीज immovable property के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, the transfer, there is a transfer of ownership, there must be exchange for price paid, promised या part paid या partly promised, there must be a present money consideration, future transaction को हम accept नहीं करते। ये सेल के बेसिक असेंशियल्स हैं जो हमने सेल ऑफ गुड एक्ट में भी देखे हैं, पर अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए देख रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर, वेयर द प्रॉपर्टी इज टैंजिबल। टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी समझते हो? टैंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे, ठीक है, गुडविल वगैरह। by registered instrument if it is a value of 100 and upwards, by registered instrument or by delivery of property which is less than 100 in value। तो प्रॉपर्टी tangible होगी, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हाटएवर। तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर कराओगे अगर 100 से ऊपर ज्यादा है, और 100 से कम है तो डायरेक्टली डिलीवरी कर दो या रजिस्टर भी करा सकते हो, क्योंकि 100 से नीचे वालों के लिए ऑप्शनल है। वेयर द प्रॉपर्टी इज टैंजिबल और एज रिवर्जन ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक जगह इंटैंजिबल होना चाहिए, नीचे वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जब भी आप सेल ऑफ गुड करते हो तब भी हमने देखा था उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वही लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स दैट इन द कोर्ट विल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट अनलेस स्पेसिफिक रीजंस ऑफ कॉन्ट्री आर शोन। द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सेलर एंड बायर आर डेल्ट विद सेक्शन 55 ऑफ टीपी एक्ट। अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब वो हमको पढ़ने को उन्होंने नहीं बोला सेक्शन 50। टीपी एक्ट, जब आप टीपी एक्ट पढ़ते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विथ रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका जो ड्राफ्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ड्राफ्टिंग डिफर करता है सेल ऑफ गुड एक्ट के ड्राफ्ट से। जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इधर डिफरेंट होती हैं और इधर डिफरेंट होती है। सेल ऑफ गुड एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट आपको रजिस्टर कहीं नहीं कराना, दैट इज एन इमूवेबल, इसमें रजिस्टर कराना है, बस वो इतना कहना चाहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज, जैसा सेल होता है वैसा एक अनदर मोड है जब आप एक्सचेंज करते हो। when two person mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another। exchange में तुम्ही ने बताया था मैम बार्टर सिस्टम रहता है, एक कोई चीज देता है, एक कोई चीज लेता है। neither thing or both the things being money only the transaction is called an exchange। तो क्या है, जरूरी नहीं है कि पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो, एक प्रॉपर्टी लो दूसरी प्रॉपर्टी दो, या फिर एक पैसा लो दूसरा पैसा दो, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। इसके एसेंशियल्स क्या है, सेम, सबसे पहला कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट, तीसरा है म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दो थिंग्स एंड इंटरेस्ट में नॉट बी आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है सेम चीज हो, जरूरी नहीं है सेम चीज हो एक्सचेंज में। नीदर पार्टी मस्ट हैव पेड मनी और द सेक्शन अप्लाइज टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, सबको समझ आ गया, सेल और एक्सचेंज इजी है, दोनों के बस सिंपल सिंपल एसेंशियल्स हैं। अब मॉर्टगेज, दो चीजें पढ़ते हैं बच्चे हम, मॉर्टगेज और चार्ज। दोनों चीजों में तुमको ये पता है कि मैम जब बैंक से हम लोन देते हैं या किसी से भी, हम बैंक का एग्जांपल समझते हैं कि जब बैंक हमको लोन देता है तो लोन देते टाइम वो हमसे बोलता है कि इसके पीछे गिरवी क्या रखोगे, अगर तुम ये लोन मुझे रीपे नहीं कर पाए तो क्या रखोगे, तो आप बोलते हो कि मेरे पास सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है, मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बैंक बोलता है ठीक है इस पे मॉर्टगेज रख देते हैं, या बैंक बोलता है इस पे चार्ज क्रिएट कर लो,
तो मैम इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? काम तो वही करते हैं, सबको पता है चार्ज और मॉर्गेज क्या होता है। चार्ज अग्रीमेंट चार्ज डीड बनेगी या मॉर्गेज डीड बनेगी, वही चीजें होंगी, दोनों में मूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रख सकते हो, तो डिफरेंस क्या है? गुड। तो ये सेकंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट परफेक्ट था। ठीक है, क्योंकि चार्ज हम टीपी एक्ट में भी पढ़ेंगे, चार्ज पे टीपी एक्ट भी लग सकता है, मॉर्गेज में भी टीपी एक्ट लगता है, चार्ज में कोई अदर एक्ट मैंने नहीं सुना है। तो वो डीड मॉर्गेज डीड भी हो सकता है ना, मॉर्गेज इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड व्हाट इज एन अग्रीमेंट। तो दोनों चीजों में अग्रीमेंट तो पक्का है, दोनों में ही, बिना अग्रीमेंट के कोई नहीं होगा। शायद ये प्रॉपर डिफरेंसेस बता रही है, ठीक है। और चार्ज में तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? हाँ, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं तो राइट्स वगैरह। हाँ, ठीक है। और किसी को डिफरेंस? मुझे बताओ, चार्ज और मॉर्गेज में पोजेशन किस प्रॉपर्टी होगा? सपोज अब एक हमारे वही रमेश जी हैं, इन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया है, ठीक है। यही पूरा एग्जाम्पल है, सेम बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपीस का, अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी पे रखिए, गिरवी पे, नाउ आई यूज द इंग्लिश वर्जन, ठीक है, मॉर्गेज पे रखिए, ठीक है। मॉर्गेज पे रखी है मतलब कि अगर ये बंदा 50 लाख रुपए नहीं देगा तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक पोजेशन मॉर्गेज का रख लेता है, उस टाइम पीरियड के लिए भी रखता है जब तक लोन का रीपेमेंट चल रहा हो। चार्ज में ऐसा नहीं होता है। ये बस इतना सा डिफरेंस है, बेसिक, अगर प्रैक्टिकली समझे तो यही बोलने वाली थी, बेसिक प्रैक्टिकल डिफरेंस समझो तो, कि जब आपने मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी रख दी तो बैंक का आते जाते हक है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। और चार्ज पे रखी तो लोन पे नहीं किया ना, तब आना हमारे घर, ठीक है। तो इसलिए जब बैंक से आप होम लोन लेते हो और वो बोलते हो, वो बोलता है कि जो जिस घर में अभी रह रहे हो ना वही घर गिरवी में रख दो, तो वो उस पे आप चार्ज क्रिएट करो, उसमें मॉर्गेज करोगे ना तो आपके घर घुस सकते हैं वो, ठीक है। अब हम एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं पहले। तुम्हारी बुक में डिफरेंस ऐसा नहीं दिया है, इसलिए हम टैबुलर फॉर्म में पहले ही समझ लेते हैं। हाँ, हम टीपी एक्ट का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। चलो, मॉर्गेज मतलब इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मॉर्गेज में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का इंटरेस्ट चला जाता है, ठीक है। चार्जेस रिफर्स टू सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग द डेथ बाय वे ऑफ प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। चार्ज में तीनों चीज, और प्लेज और हाइपोथिकेशन में गुड्स आते हैं बच्चे, ठीक है, छोटी चीजें आती हैं, इसलिए हमको प्लेज और हाइपोथिकेशन उन्हें टीपी एक्ट में नहीं बताया, हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझाया है वो। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टेक प्लेस, मॉर्गेज में सामने वाले के पास इंटरेस्ट चला जाता है। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टेक्स प्लेस, इट मींस अ क्रिएशन ऑफ जस्ट सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ पार्टीज, क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ पार्टीज एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो नुपुर ने हमको बताया था। मॉर्गेज हम अपनी मर्जी से करते हैं, चार्ज कभी ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो जाता है, हम समझेंगे कैसे। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज डीड इज कंपल्सरी, इट हैज टू बी टू विटनेस, ठीक है। चार्ज क्रिएटेड बाय ऑपरेशनल नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जो उसका एग्जांपल था कि डीड होनी चाहिए, तो चार्ज भी अग्रीमेंट से होता है, ओनली ऑपरेशन ऑफ लॉ में अग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी मॉर्गेज को आपको हमेशा रजिस्टर कराना है, अग्रीमेंट में आना है, और 2 विटनेस भी लाने हैं। इन जनरल मॉर्गेज कैरीज पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट व्हेन एक्सक्लूडेड बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा कि मैं पे नहीं कर पाई तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी बैंक उठा सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ चार्ज नो पर्सनल लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। अगर मैंने 50 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख से कम की हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा गोल्ड वगैरह रखा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मैंने 50 लाख से कम की रखी है, ठीक है, तो अगर मैं लोन नहीं रीपे कर पाई तो बैंक को मेरी और जितनी प्रॉपर्टीज है ना उस पर भी राइट
मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास तो 50 लाख का लोन था, इंटरेस्ट होते 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 वो इतना बढ़ गया कि मेरी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा का मुझे पैसा पे करना पड़ रहा है, तो उसके पास मेरी मेरी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी, मॉर्गेज के अलावा भी मुझे पैसे इकट्ठे करके बैंक को देने पड़ेंगे. इन केस ऑफ चार्ज नो पर्सनल लाइबिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन बट वेयर अ चार्ज इज रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ पर्सनल रेमेडी. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन है, तो रेमेडी जरूर मिल सकती है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं. रेमेडी कैसे? कोर्ट में जाके, कोर्ट में आपको फिर डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, बैंक बोलेगा मेरे को मैंने इसको 50 लाख रुपीस दिया, वो बोलेगा मैंने चार्ज क्रिएट किया था, मेरी प्रॉपर्टी से जितना मिल जाए उतना ले लो, ठीक है. वो बोलेगा मैं अपने घर से नहीं लाऊंगा क्योंकि मैंने चार्ज क्रिएट, तो बैंक को कुछ तो रेमेडी चाहिए ना, उसको तो अपना, तो उसको कोई पर्सनल रेमेडी बैंक ला के देगा कि इस पर्सन से कैसे ना कैसे पैसे निकलवा के इसको देने. हो सकता है उसके डेटर्स से निकलवा के दे दे अगर लैंड और एसेट से नहीं है तो, ठीक है. इट इज फॉर अ फिक्स टर्म, इट कैन बी परपेचुटी, ठीक है. मॉर्गेज फिक्स टर्म के लिए होता है और चार्ज कितने भी ईयर्स के लिए हो सकता है. अब हम पढ़ते हैं मॉर्गेज पहले, कि मॉर्गेज क्या बोलता है. देखो डेफिनेशन दी है सेक्शन 58 में. मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, द पेमेंट ऑफ द मनी एडवांस्ड, किसी ने हमको एडवांस दिया है, और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, एन एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर डेथ, द परफॉर्मेंस ऑफ एन engagement which may give rise to pecuniary liability. तो मॉर्गेज आपने गिरवी में रखा है, ये हिंदी में. इंग्लिश में उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर वो बोल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग, क्यों दे रहे हैं हम ये इंटरेस्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग ऑफ एनी पेमेंट मनी एडवांस्ड, सिक्योर हम वो कर रहे हैं जो हमको एडवांस मिला हुआ है, और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, चाहे अभी मिला है या आने वाले टाइम में वो मिलने वाला है, और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लाइबिलिटी. मतलब अगर आगे जाके इसको पे नहीं किया तो आपके ऊपर मनी को लेके लाइबिलिटी होगी, और ऑफ कोर्स लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है मनी को लेके, इतना अमाउंट का लोन लिया है, इतनी मेरे ऊपर पिक्यूनरी लाइबिलिटी है. The transferor is called mortgager, the transferee is called mortgagee. हमारे केस में रमेश कौन है, बैंक कौन है, ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ मनी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट, द पेमेंट विच इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बिंग इज कॉल्ड मॉर्गेज मनी. द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड. अगर तुमसे ये पूछ लें डिफाइन द नेचर ऑफ मॉर्गेज, तो तुमको ये दोनों पैराग्राफ्स आने चाहिए. असेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज, ऑब्वियसली सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो डेफिनेशन में पढ़ा, टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन होना चाहिए. बस तीन ही असेंशियल्स हैं, इसको एक बार रीड कर लेना. तीनों तुमको पता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होगा, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और सिक्योरिंग अ पेमेंट ऑफ लोन. तीन ही एसेंशियल्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के. To sum up, it may be stated that the three outstanding characteristics of a mortgage. The mortgagee's interest in the property mortgage terminates upon the performance of the obligation secured by the mortgage. बैंक का इंटरेस्ट कब खत्म हो जाएगा, जब वो रमेश 50 लाख रुपीस वापस दे देगा, वही पॉइंट लिखा है. The mortgager has the right for foreclosure upon the mortgage failure performance. मतलब क्या हुआ, mortgager कौन है, जब रमेश ने पेमेंट कर दिया है तो उसके पास राइट है अपनी प्रॉपर्टी हक से वापस लेने के लिए. द मॉर्गेजर हैज राइट टू रिडीम एंड रीगेन द प्रॉपर्टी और द रीपेमेंट द डेथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन. ठीक है जी. फोरक्लोजर मतलब एंड ऑफ एवरीथिंग, तो मॉर्गेजर के पास भी राइट है कि वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एडवांस पेमेंट करके एंड कर सकता है. अब आते हैं काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, बड़े इंटरेस्टिंग है, वो तुमसे मिक्स ऑफ 2-3 पूछ सकते हैं. ठीक है, एक होता है सिंपल मॉर्गेज, एक होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. अभी तक तो हमें सिर्फ मॉर्गेज ही पता था मैम, ये सारे पॉइंट्स तो हमें पता भी नहीं थे. फिर एक होता है यूसोफैक्चरी मॉर्गेज, एक होता है इंग्लिश मॉर्गेज, एक होता है मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स एंड इक्विटेबल मॉर्गेज, एक होता है अनोमलस मॉर्गेज. सिंपल मॉर्गेज मतलब पेन मत का, सिंपल मॉर्गेज मतलब सिंपल जो अभी तक पढ़ रहे हैं. इसमें सिर्फ डिफर क्या करता है, किस में आप कोर्ट में जा सकते हो, किस में आप नहीं जा सकते, किस में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी क्या क्या टर्म्स एंड
कंडीशन होती है, ठीक है। सिंपल को मॉर्गेज का मतलब समझो थ्रू कोर्ट, अगर पर्सन ने पेमेंट नहीं की तो वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट उनको उसका पैसा दिला के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसके सारे पॉइंटर्स याद करेंगे। उसके बाद कंडीशनल सेल, मतलब ये कंडीशन रख दी, पैसा नहीं दिया ना तो सेल मान लेना, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी और लोन कितने का था, 50 लाख का, तो अगर 50 लाख पे नहीं किए ना तो प्रॉपर्टी बिक गई, तो 50 लाख में उसकी प्रॉपर्टी बिक गई। उसके बाद यूज ऑफ विक्ट्री, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स, और ये अनॉर्मल मिक्स ऑफ एवरीथिंग होता है, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगी तब लिखना तुम लोग। चलो इसके शॉर्ट में हमने पॉइंटर्स में समझना है। देखो तुम्हारी बुक में पैराग्राफ फॉर्म में है सारे, इसको पॉइंटर्स में याद करते हैं। चलो मॉर्गेज समझ आ गया ना सबको, ट्रांसफर ऑफ एनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट ये मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। चलो सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे डेट्स एंड मॉर्गेजर, ठीक है, एंड अग्रीज दैट इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू पे द मनी द मॉर्गेजी हैज एन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड पावर टू सेल द प्रॉपर्टी। सिंपल होता है, मॉर्गेजर ने दी है, पैसा नहीं दिया तो वो जाके बाहर मार्केट में प्रॉपर्टी बेच सकता है। इसके क्या एसेंशियल्स हैं, इफ द मॉर्गेजर रीपेज द लोन द ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस, मतलब रीपे कर दिया तो फिर प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू रीपे द मॉर्गेजी हैज राइट टू रीसेल द प्रॉपर्टी, अगर नहीं दी तो वो जाके बाहर मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता है। इफ नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप ऑन द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, जिस दिन मॉर्गेज क्रिएट किया था उस दिन हमने कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की थी, हमने एक राइट दिया था आपको हमारी प्रॉपर्टी में कि if हम पे नहीं करें तो आप हमारी प्रॉपर्टी ले सकते हो। सरप्लस एंड डेफिसिट कैन बी रिकवर्ड, कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन द कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो ये वाला हमेशा थ्रू कोर्ट होता है। ये जो सेल वाली बात है ना ये कोर्ट के थ्रू आती है, ठीक है। तो अब तुम वहां सिंपल के आगे लिख दो थ्रू कोर्ट। ऑलमोस्ट सबके फीचर्स सेम है, सिर्फ एकाध एकाध इधर उधर होगा तो इसलिए मैं लिखवा दूंगी वो। अब कंडीशनल बाय सेल, मतलब सेल हम तुमको मान लेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर पे नहीं किया तो मार्केट में जाके रीसेल कर दो, ठीक है, और वो सेल भी तुम कोर्ट के थ्रू करो। कंडीशनल सेल, मॉर्गेजर अपेरेंटली सेल दैट मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, ठीक है। ऑन द रीपेमेंट सेल बिकम्स वॉइड, इफ रीपेड द प्रॉपर्टी रीट्रांसफर्स टू द मॉर्गेज, पैसे दे दिए अगर 50 लाख रुपीस, रमेश और बैंक की समझो, बैंक को पैसे दे दिए 50 लाख, तो प्रॉपर्टी किसकी वापस, रमेश की। फिर यही लिखा है कि अगर रीपेमेंट हो गया तो नो सेल, पैसे दे दिए तो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली वापस हमारे पास। ऑन द फेलियर टू रीपे सेल बिकम्स इफेक्टिव एंड बाइंडिंग। इसमें क्या हो रहा है, रमेश और बैंक, ये प्रॉपर्टी ना रमेश इसको दे ही रहा है, ठीक है, और 50 लाख रुपीस ले रहा है, ऐसे समझ। अब जब पैसे दे दिए तो प्रॉपर्टी वापस, ठीक है, पैसे दे दिए तो सेल बिकम्स वॉइड, पैसे नहीं दिए तो सेल बाइंडिंग हो गई और इफेक्टिव में आ गई। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, हेडिंग ही यही होती है। इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज इज सिंपल एंड कंडीशनल सेल का मिक्स। सिंपल में क्या पढ़ा था, थ्रू कोर्ट, ठीक है। कंडीशनल सेल में क्या पढ़ा था, सेल हो जाती है, प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी, ट्रांसफर कर दिए, मॉर्गेजर अंडरटेक्स टू रीपे द मनी, मॉर्गेजर की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, पैसे वापस देगा। ऑन रीपेमेंट मॉर्गेजी विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर, तो अगर पैसे दे दिए तो प्रॉपर्टी वापस दे दो, मिक्स ऑफ दोनों के एसेंशियल्स मिक्स कर दो। ऑन फेलियर टू रीपे द मॉर्गेजी विल सेल द प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी, सरप्लस डेफिसिट कैन बी रिकवर्ड, कोर्ट कैन इंटरफेयर, ठीक है। कुछ भी नहीं, मिक्स है दोनों, डिफरेंस क्यों हुआ। हम कौन सा मॉर्गेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मॉर्गेज। कंडीशनल और सिंपल में क्या डिफरेंस है ये पूछ रही हो ना तुम। सिंपल मॉर्गेज में क्या था कि बैंक जो है ना, ये बैंक खुद प्रॉपर्टी नहीं ले रही है, बैंक ले रही है बाहर बेच के पैसा लेगी, ये डिफरेंस है, ठीक है। और जो बेचने का काम करेगी ना वो भी कोर्ट के थ्रू करेगी, खुद से नहीं कर सकती। इसमें क्या हो रहा है, बैंक की ही प्रॉपर्टी है, बैंक को सेल हो रही है कंडीशनल सेल में, ठीक है। अब ये दोनों का मिक्सचर,
कि अब सेल वापस बैंक को ही होगी, लेकिन नहीं हुई तो पैसे वापस आ गए तो प्रॉपर्टी वापस, और इसमें कोर्ट कैन इंटरफेयर, एक पॉइंट ऐड कर दिया है बस। यूज ऑफ फिक्ट्री मॉर्गेज, इसमें होता है मॉर्गेजर डिलीवर्स द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी एंड ऑथराइज हिम टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बच्चे, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है रमेश की, ठीक है, ये इसने मॉर्गेज पे रख दी बैंक के पास, और बैंक को बोला कि मेरे पास ना 2 फ्लैट्स हैं, चलो 3 फ्लैट ले लेते हैं, जहां से मुझे रेंट आता है, मुझे 60 लाख का लोन दे दो, ठीक है। बैंक ने बोला ठीक है, तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टी मैं मॉर्गेज पे रखता हूं, ठीक है। अब ये जो रेंट आता है ना, ये भी वो बैंक को ऑफर कर रहा है कि मैंने 60 लाख का लोन दिया है, मुझे रीपे तो करना है अल्टीमेटली, अगर मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊं तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी तो रखी है कि तुम इसको रख सकते हो, इसको बेच सकते हो, जो भी राइट है इसमें से पैसा निकलवा सकते हो, प्लस मैं रीपेमेंट ना ये रेंट के थ्रू भी तुमको करता रहूंगा, तो मेरे पास जो रेंट और प्रॉफिट्स है वो भी तुम्हारे। ये यूज ऑफ विक्ट्री मॉर्गेज होता है कि मैं तुम्हें रीपेमेंट के लिए प्रॉपर्टी तो दे रहा हूं, प्लस अपने रेंट्स या कोई भी अदर टाइप ऑफ प्रॉफिट्स जो मुझे कहीं से आते होंगे, जैसे शेयर्स में से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, वो भी बैंक के। अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पे कर रहा है कि भाई 60 लाख का भी तो रीपेमेंट करता जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ज्यादा पे कर रहा है, उसमें बैंक और रमेश पूरा कैलकुलेटिव वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसमें इसमें सपोज 10,000 रेंट आ रहा है, इसमें 1 लाख आ रहा है, इसमें 2 लाख आ रहा है, कितना भी रेंट हो सकता है, या कोई एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो मैं इससे भी रीपे करता जाऊंगा, और जो हमारे बीच टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी करता जाऊंगा, तो उसमें कैलकुलेटिव होगा। ये 60 लाख का रीपेमेंट में 2 लाख भी इन्वॉल्व होंगे, प्लस आप जो अलग से पे करते जाओगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, तो कोई एक्स्ट्रा पे आपको नहीं कर रहा है, बट अर्ली पेमेंट करने के लिए वो अपने रेंट भी उसको पे करता जा रहा है, ठीक है। To retain the possession of the property, received rent and other profits from the property in lieu of settlement of mortgage money। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो 60 लाख है वो कहीं ना कहीं सेटल हो सके। प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड ऑफ बाय द मॉर्गेजी इवन ऑन नॉन पेमेंट, इसमें अगर पेमेंट नहीं भी आई ना तो आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्गेज विथ पोजेशन, सिर्फ पोजेशन देते हैं क्योंकि हम अपने रेंट्स और प्रॉफिट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ा, सिंपल, फिर कौन सा पढ़ा, कंडीशनल, फिर कौन सा पढ़ा, इंग्लिश, इंग्लिश में दोनों प्लस होते हैं, सिंपल प्लस कंडीशनल, फिर हमने कौन सा पढ़ा, यूज ऑफ फैक्ट्री। अब टाइटल डीड्स, टाइटल डीड समझते हो, तो इसमें तुम कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, तुम्हारे पास जो ओनरशिप के टाइटल डीड्स है ना, तुम वो बैंक को पकड़ा देते हो, ठीक है। इट इज नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटेबल। तो तुमसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ गया इक्विटेबल मॉर्गेज, तो तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, टाइटल डीड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द लेंडर मॉर्गेजी टू क्रिएट सिक्योरिटी, इसमें क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स। इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर द मॉर्गेज डीड, ओरल अग्रीमेंट्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल बट कैन नॉट बी प्रूव्ड, दीज कैन बी क्रिएटेड ओनली इन सर्टेन टाउन्स, ये कहीं कहीं होता है, ठीक है। देयर शुड बी अ क्लियर इंटेंशन टू इफेक्ट वैलिड मॉर्गेज, डिलीवरी पोजेशन डज नॉट टेक प्लेस, रेस्ट ऑल फीचर्स ऑफ सिंपल मॉर्गेज। एक बात बताओ, ये टाइटल डीड्स ना छोटे बैंक्स करते हैं, जो छोटे छोटे चिंदी बैंक, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, पर जो हमारे छोटे बैंक्स होते हैं ना वो टाइटल डीड्स वाला लोन ऑफर करते हैं, बड़े बैंक्स नहीं ऑफर करते। छोटे बैंक्स इस चीज को ऑफर करते हैं कि ठीक है तुम मुझे कुछ मत दो, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करके जाओ और लोन लेके जाओ, ठीक है। फिर एक आता है अनॉमलस मॉर्गेज इज नॉट, वो सब जो बाकी सारे नहीं थे, जो सिंपल नहीं था, जो कंडीशनल नहीं था, जो इंग्लिश नहीं था, जो यूज ऑफ फैक्ट्री नहीं था, जो डिपॉजिट टाइटल डीड्स नहीं था, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर भी नहीं था, ऐसा नया सा जिसमें एक भी फीचर इफेक्ट नहीं होता, और जनरली हमारे सारे फीचर्स मॉर्गेज के ऊपर वाले ही क्रिएट होते हैं। एवरीबडी प्रेफर्स सिंपल मॉर्गेज, सम हायर वैल्यू ऑफ लोन कैन बी प्रेफर्ड विद सिंपल एंड कंडीशनल, और कंडीशनल भी लोग लेते हैं, पर वी एज एन पर्सन कभी ऐसा लोन नहीं लेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी ही बिक जाए, ठीक है। एक होता है फ्यूने मॉर्गेज बोलते हैं, एस साइलेंट इसमें, फ्यूने मॉर्गेज, और तुम्हारी बुक में एक होगा सब मॉर्गेज,
दोनों होंगे जी। ल्यू इन इंटरेस्ट कहाँ लिखा है? इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये इंटरेस्ट है, इन ल्यू ऑफ दैट इंटरेस्ट हम ये काम कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट है उसको दाव लगा के हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट में हो गए हमारे सारे। तो तुमसे अगर पूछा जाए एनी ऑफ द मॉर्टगेज या टाइप ऑफ मॉर्टगेज, तो तुम वो सारे फीचर्स लिखोगे, तो इट विल बी अ सफिशिएंट। पर हमें बुक से रीड जरूर करना है, जस्ट टू मैच अप दैट एवरी पॉइंट इज कवर्ड। अब सब मॉर्टगेज और फ्यूने मॉर्टगेज। सब मॉर्टगेज क्या होता है बच्चे? कि जैसे आपने एक प्रॉपर्टी है आपकी, ये 1 करोड़ की है, 1 CR, आपने लोन लिया है 20 lakhs का एक बैंक से। अब आपने ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रख दी, तो 20 लाख तो आराम से निकल आएंगे एक प्रॉपर्टी से। आपने एक और बैंक से ना 50 lakhs का एक और ले लिया लोन, उसमें भी यही सेम प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के लिए रख दी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सब मॉर्टगेज। When the mortgage transfers by the mortgage in his interest in the mortgage property or creates a mortgage of mortgage, the transaction is known as submortgage. A mortgage is house B for rupees 10,000. B mortgage his mortgagee right to C 8,000. Sorry, ये जो मैंने बताया ना, ये फ्यूने मॉर्टगेज है, ठीक है। ये क्या है? फ्यूने, जस्ट नीचे वाला। सब मॉर्टगेज में वो क्या बोल रहे हैं, जो बैंक है यहाँ पे वो कोई पर्सन है, कोई कंपनी है जो लोन देती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 20 लाख का लोन दिया है, ठीक है, 20 लाख का लोन दिया है। अब ये पर्सन ने कहीं और से 10 lakhs रुपीज का लोन लिया है, ठीक है। एक ये वाला नीचे वाला एग्जाम रिमूव कर दो। एक पर्सन है जिसके पास क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लोन कितना लिया है उसने? 20 lakhs, और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी पे रख दी है, ठीक है, मॉर्टगेज पे रख दी। ये पर्सन है, इस पर्सन ने भी लोन लिया है कितने का? 10 लाख का। अब ये बोल रहा है कि सुन, मेरे पास ना एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे राइट है, तो मैं वो अपना राइट तेरे पास ट्रांसफर करता हूं एज मेरा मॉर्टगेजी राइट, ठीक है। कि अगर मुझे तू 10 लाख रुपए मैं तुझे नहीं दे पाया, तो मुझे ये 20 लाख रुपए देगा, और अगर ये 20 लाख नहीं दे पाया तो अपने पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें से अपन पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब मॉर्टगेज। एक बार फिर से समझो, एक पर्सन है, इसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 1 CR की है। इसने कितने का लोन लिया? 20 lakhs का, ठीक है। जिस पर्सन से लिया उसको बोला मेरी प्रॉपर्टी तेरी इफ मैं ये 20 lakhs पे नहीं कर पाया। इस पर्सन ने अब 10 लाख रुपीज किसी और पर्सन से लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी के लिए क्या क्या है तेरे पास सिक्योरिटी के लिए? वो बोल रहा है भाई मेरे पास ना एक मॉर्टगेजी राइट है, वो तू ले ले। कि अगर मैंने तुझे 10 लाख नहीं दिए, क्योंकि इसको पता है इसमें से 20 आएंगे तो 10 इसको ये दे सकता है ना, तो ये बोल रहा है अगर मैंने तुझे 10 नहीं दिए तो इस प्रॉपर्टी पे तू हक जता सकता है, ठीक है। और ऑब्वियस है 20 नहीं आए तो ही जताएगा ना, 20 आए तो 10 उसको दे के ही रहेगा, ठीक है। और जो फ्यूने फ्यूने कहाँ गया, Fune mortgage. When a mortgage have having mortgaged this property, mortgages is to another person to secure another loan. यही सी एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, पहले 20 लाख का लोन लिया, फिर 50 लाख का लोन लिया, तो दोनों लोन एक ही प्रॉपर्टी पे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूने मॉर्टगेज। नहीं बच्चे, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 1 2 3। सबसे पहले एक पर्सन ने लोन लिया है इसमें, और इसमें एक और पर्सन ने लोन लिया है, ठीक है। तो पहले इसने लिया है फिर इसने लिया है। जो हम फ्यूने पढ़ रहे हैं उसमें है एक पर्सन बैंक, लोन 2 टाइम्स है, 20 lakhs 50 lakhs, प्रॉपर्टी भी एक ही है, और प्रॉपर्टी भी गिरवी पे एक ही को दी जा रही है। ये है फर्क, इसलिए मैं भी शायद पहले सब मॉर्टगेज में फ्यूने पढ़ा दिया, ठीक है। तो पहले सब मॉर्टगेज आता है जिसमें एक ही प्रॉपर्टी पे एक और मॉर्टगेज क्रिएट करता है, लेकिन कोई और मॉर्टगेजी खुद क्रिएट करता है। इसमें एक ही प्रॉपर्टी में एक और बार मॉर्टगेज क्रिएट होता है, लेकिन मॉर्टगेजर खुद क्रिएट करता है और 2 डिफरेंट लोन के लिए करता है, ठीक है। अब आते हैं राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर।
जो मॉर्टगेजर है, मॉर्टगेजी के राइट्स तो तुमको भी समझता होगा कि भाई प्रॉपर्टी पे हक जता सकता है। हाँ, 1 करोड़ की बोला ना वैल्यू है, तभी तो 20 लाख और 50 लाख का कर रहा है। ठीक है, राइट्स ऑफ मॉर्टगेज, जब मॉर्टगेजी के राइट्स सुनते हो तो समझ आता है कि बैंक के मॉर्टगेजी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, हमारी प्रॉपर्टी बेच सकता है, हमारी हमसे पैसा निकलवा सकता है, हमसे इंटरेस्ट निकलवा सकता है, टाइम टू टाइम अपडेट ले सकता है, पे नहीं करें तो फॉलो अप ले सकता है। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो बैंक के हैं हमारे ऊपर। अब हम मॉर्टगेजर्स के हमारे क्या राइट्स हैं? सबसे पहला राइट है राइट टू रिडेम्पशन, दूसरा राइट है राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी एंड रिडेम्पशन, और तीसरा है राइट ऑफ पार्शियल रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रिडीम करना, रीपे नहीं, रिडीम करना। ठीक है, रीपे इज कि चलो आपने रीपे कर दिया तो प्रॉपर्टी रिडीम करोगे ना, यहाँ पे वो मतलब है। ठीक है, रिडेम्पशन शेयर्स में समझ रहे होगे कि हम रिडीम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हम शेयर्स वापस लेते हैं उसमें से। यू पे द अमाउंट एंड वापस क्या लेते हो? तो वापस लेना इज रिडेम्पशन। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स मतलब आप शेयर्स पेपर जो है उनसे वो वापस लेते हो, उनकी ओनरशिप कट करते जाते हो। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन, जो मॉर्टगेजर है उसके पास पहला राइट है कि जब उसने रीपे कर दिया है तो वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। दूसरा पॉइंट, राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। क्लॉग यानी प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, मैंने वहां रोकना लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर अग्रीमेंट किया है और बैंक कोई भी कोशिश करे इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन मतलब जो तुम्हारा राइट टू रिडीम है उसको चेंज करने का, तो उस पे भी तुम्हारा राइट है कि ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री नहीं किया था। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने लोन भी पे कर दिया और प्रॉपर्टी भी आपकी, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन कट नहीं कर सकते। इस पे राइट किसका है? मॉर्टगेजर का। सपोज बैंक ने पेपर में, इंस्ट्रूमेंट में ये वाली लाइन को कट करा दिया, ठीक है, अल्टीमेटली बैंक ही अग्रीमेंट बना के देता है, आप नहीं बनाते हो। बैंक का ही एक फॉर्मेट चलता है जिसपे आप लोन लेते हो। तो बैंक को आपने जब साइन वगैरह करने के लिए दिया होगा या जब आपने साइन नहीं किया, जब अप्रूव कर दिया ड्राफ्ट या क्या, तो बैंक ने आपका इक्विटी राइट ऑफ रिडेम्पशन को डिलीट करने की, रिमूव करने की, चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, ऑल्टर करने की कोशिश करी है। तो आपके पास कोर्ट में जाने का ये राइट है कि राइट टू रिडेम्पशन वाला राइट मेरे पास है। ये जो क्लॉग है इसको अगर ये स्टॉप भी करेंगे ना उस पर भी मेरा राइट है। ठीक है, पहला पॉइंट कि ये प्रॉपर्टी है मेरी, ये मैंने लोन लेते टाइम गिरवी पे दी थी बैंक को, जब मैं लोन रीपे करूंगी तो बैंक को, मेरे पास क्या राइट है? ये प्रॉपर्टी में वापस ले सकती हूँ। दूसरा पॉइंट कि अगर हमारा कोई एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं और बैंक अगर इसमें से वो राइट ऑफ रिडेम्पशन मेरा रिमूव करने की, ऑल्टर करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा तो उस राइट पे भी मेरा राइट है कि वो ये काम नहीं कर सकता। मैं उसको रोक सकती हूँ कि हेलो, आप ये वाला राइट इस इंस्ट्रूमेंट से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्योंकि बैंक ने प्रॉपर्टी आपकी जब्त नहीं की है लेकिन आपका राइट जरूर जब्त कर रहे हैं वो। ठीक है, अब राइट ऑफ पार्शियल रिडेम्पशन। पार्शियल रिडेम्पशन यानी, अब रिडीम मतलब समझ गए, आधी प्रॉपर्टी वापस दे दो। अ मॉर्टगेज एज अ रूल बीइंग वन एंड इंडिविजिबल ऑफ द डेथ एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, द मॉर्टगेजर कैन नॉट रिडीम अ पीस मील। आधा तो वो कभी रिडीम नहीं कर सकता, मस्ट रिडीम द होल प्रॉपर्टी। बट इन सेक्शन 61 of the act gives the right of partial redemption, stating a mortgager who has executed 2 or more mortgages in the favor of same mortgagee shall, in absence of a contract to contrary the principal money of 2 or more mortgages has become due, be entitled to redeem any one such mortgage separately or any 2 or more of mortgage टुगेदर। इसका मतलब ये है कि पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी तो हम ले ही नहीं सकते ना भाई, 2 रूम तू रख ले घर का, 1 रूम हमको दे दे, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते। अगर इस, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब आपने 2-3 मॉर्टगेजेस क्रिएट किए होंगे, 2-3 डिफरेंट लोन्स लिए होंगे एक ही पर्सन से, तो आप बोल सकते हो कि तुमको मैंने एक लोन वापस, जैसे 20 लाख और 50 लाख था, फ्यू ने मॉर्टगेज, ठीक है, तुमको मैंने 20 लाख रुपए दिए ना, तो अब मेरे पे प्रॉपर्टी का राइट आ चुका है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा था, एक ही प्रॉपर्टी वो मॉर्टगेज पे रख रहा था। सपोज उसने एक पर्सन से 2-3 लोन लिए और अपनी डिफरेंट एसेट्स को गिरवी पे रखा है, तो बैंक क्या सोचता है, अरे ये तो डिफॉल्टर है, पे ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दूं। तो यहाँ पे मॉर्टगेजर का राइट आता है, मैं 50 लाख नहीं दे पा रहा हूँ, मैं 20 लाख वाला लोन दे चुका हूँ, उस पर जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो मुझे वापस दो। मैं 30 लाख वाला भी लोन दे चुका हूँ, उस पर जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो मुझे
वापस दो। तो आपके पास पार्शियल रिडेम्पशन तब आता है जब आपने 2-3 लोन लिए हो और 2-3 मॉर्गेजेस क्रिएट करो विद द सेम मॉर्गेजी, तो आप अपने एक प्रॉपर्टी या 2-3 प्रॉपर्टीज वापस ले सकते हो। अब हम देखते हैं लिखा क्या है। राइट ऑफ रिडेम्पशन, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ मॉर्गेजर इज राइट टू रिडीम, टेक बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय पेइंग द मॉर्गेज मनी एट द टाइम एंड आफ्टर द स्टिपुलेटेड फॉर द रीपेमेंट। जब पैसे रीपे कर दिए तो प्रॉपर्टी वापस लेना। सबको समझ आ गए तीनों? क्लॉग वाले में लिखा है कि राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी इज द एसेंस ऑफ द मॉर्गेज एंड एनी प्रोविजन इंसर्टेड इन द मॉर्गेज डीड, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, टू प्रिवेंट, इवेड और हैम्पर द रिडेम्पशन इज वॉइड। तो ऐसे कोई भी राइट को अगर वो आपके कहीं डिफरेंट वे में ड्राफ्ट करने की भी कोशिश करे जहां आपका ये राइट छुप जाए या ढक जाए या इवेड हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो काम नहीं कर सकते। इस पे आपका राइट है कि आप कोर्ट को बोल सकते हो। ठीक है, 3 राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर कौन कौन से हो गए? राइट टू रिडेम्पशन, राइट टू क्लॉग इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन और थर्ड पार्शियल रिडेम्पशन। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय द मॉर्गेजर, इम्प्लाइड मतलब समझते हो क्या? इनडायरेक्टली, ठीक है, जो मानी जाती हैं ऐसे कि ऐसा तो होगा ही, वैसी वाली चीज। द पार्टीज आर फ्री टू एंटर इनटू एनी टर्म्स दे लाइक, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स, सेक्शन 65 प्रोवाइड्स फॉर सम इम्प्लाइड टर्म्स एट follows। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डीम्ड माने जाते हैं इन द फेवर ऑफ मॉर्गेज। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द क्वांटिटी द मॉर्गेज शैल बी डीम्ड टू हैव द कॉन्ट्रैक्टेड विद द मॉर्गेजी दैट, सबसे पहला, मॉर्गेजर इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। ठीक है, मॉर्गेजर के पास क्या राइट है? अपना इंटरेस्ट वापस लेने का। दूसरा, विल असिस्ट द मॉर्गेजी टू एंजॉय क्वाइट पोजेशन। पहली बात, वो मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है। दूसरा, वो अपनी प्रॉपर्टी पे उसको एंजॉय करने का भी राइट दे सकता है। द मॉर्गेज विल पे पब्लिक चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। जो भी एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह आती हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके, स्टैम्प पेपर लेके, जो भी लगता है वो कौन पे करेगा? मॉर्गेजर। Mortgager convenience as to payment of the rent due on lease where the mortgage property is lease। क्या हम लीज प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख सकते हैं? ओनरशिप तो किसी और की है। 5 साल की लीज है, उसमें हमारे पास पोजेशन है, अभी इसके बाद लीज वाला टॉपिक भी है हमको। तो हम लीज वाली प्रॉपर्टी अगर पोजेशन पे रखते हैं तो क्या बैंक उसका रेंट भरेगा? नहीं। तो ये राइट भी, ये पूरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म भी मॉर्गेजर के ऊपर आती है कि रेंट भी उसको भरना है। द मॉर्गेजर कवेनेंस एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन प्रायर एनकम्ब्रांसेस वेयर द मॉर्गेज इज द सेकंड और सब्सिक्वेंट एनकम्ब्रांसेस ऑन द प्रॉपर्टी। मतलब एक और बैंक से सेम प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है तो वहां का इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी मॉर्गेजर भरेगा, ना कि दूसरा वाले जिससे आपने बैंक से लोन लिया। जैसे एक पर्सन है, इसने एक चिंदी बैंक से लोन लिया है और एक नॉर्मल बैंक से लिया है। ठीक है, अब ये चिंदी बैंक को 20 लाख रुपए ये पर्सन देगा और इससे भी 50 लाख रुपीस का लोन ले रखा है जब, और प्रॉपर्टी एक ही है। जब इसको 50 लाख अच्छे वाले बैंक को आप प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख रहे हो, तो इस बैंक का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट कौन पे करेगा? मॉर्गेजर। तो ये इम्प्लाइड चीज है, ये तुमको भी पता है। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई तुम पोजेशन ट्रांसफर कर सकते हो, एंजॉयमेंट का राइट दे सकते हो, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, सारे लीज का रेंट तुम खुद भरोगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वाइल क्रिएशन सच मॉर्गेज वो भी मॉर्गेजर भरेगा, आपके लीज का पेमेंट भी मॉर्गेजर भरेगा, आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अदर लोन जो आपने लिया उसका भी इंटरेस्ट कौन भरेगा? मॉर्गेजर। राइट ऑफ मॉर्गेजी एंड हिज रेमेडीज। इफ मॉर्गेजर, दो ही राइट्स हैं, प्रॉपर्टी ले सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, डज नॉट पे द मॉर्गेज, द मॉर्गेजी में प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, स्यू फॉर रिकवरी फ्रॉम द मॉर्गेजर पर्सनली। कोर्ट भी जा सकता है और प्रॉपर्टी से भी रिकवर कर सकता है। अब आ जाते हैं चार्ज पे। चार्ज अभी हमने डिफरेंस समझ लिया। चार्ज में देखो सेम चीज लिखी है, when the immovable property of one person is by act of parties or by operation of law made security for the payment of money to another, the transaction does not amount to mortgage, the later person is said to have a charge property। मतलब अगर mortgage नहीं है तो वो क्या है? चार्ज है। अल्टीमेटली इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वो सिर्फ मॉर्गेज की डेफिनेशन में लिखा था। इसमें क्या लिखा है कि आपने क्या किया है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक पर्सन को ट्रांसफर करिए फॉर सिक्योरिंग एनी पेमेंट। 3 चीजें हैं, एक्ट बाय पार्टीज, ऑपरेशन बाय लॉ और फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज समझते हो, बचपन में बहुत बार सुना है, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। सिर्फ सुना है कि याद है?
स्टॉक। देखो, अब मैं पहले पार्टीज वाला चार्ट समझते हो क्लियरली, जैसे अभी मॉर्टगेज में हो रहा था, सेम वैसे ही पार्टीज, दो बैंक और एक पर्सन ने डायरेक्टली अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, इसमें चार्ज क्रिएट कर लो और कॉन्ट्रैक्ट कर लो। दिस इज एक्ट बाय पार्टीज। ऑपरेशन बाय लॉ, ऑपरेशन ऑफ बाय लॉ में हमने पढ़ा था कोई डीड वीड नहीं होती। क्या होता है, रमेश है और बैंक है, चिंदी बैंक, ठीक है, लोन लिया है, लोन लिया है सपोज 50,000 रुपीज का, ठीक है। अब लोन क्या किया इसने, 2 इयर्स के लिए 50,000 का लोन ले लिया था, 1 साल हो गया और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी भी चार्ज पे क्रिएट की थी, अब मॉर्टगेज नहीं चार्ज। जब इसने ये 1 साल में रीपे कर दिया तो इसके पास क्या राइट है, चार्ज को खत्म करवाना है, ठीक है। चार्ज को खत्म कौन करेगा, बैंक करेगा, ठीक है। अब बैंक बोल रहा है 2 साल का लोन था ना, 2 साल तक प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी, 2 साल के पहले तुमने एडवांस दिया है तो हम नहीं मानेंगे इस चीज को कि तुमने लोन का रीपेमेंट कर दिया है, ठीक है। हम उसको एक्सेप्ट भी कर ले तो हम ऑन पेपर इसको नहीं करके देंगे। तो अब ये जो रमेश है ना, अब ये डिमांड करेगा कि भाई तू चार्ज क्रिएट कर अब और मेरे नाम पे कर उसको, ठीक है। क्या हुआ है, 50,000 का लोन ले लिया था, 50,000 का लोन अर्ली पे कर दिया एडवांस में, सिर्फ एक ही टाइम पे ये ऑपरेशन बाय लॉ क्रिएट होता है। जब आप कोई भी चार्ज लेते हो ना बच्चे, तो आप एक चार्ज क्रिएट करते हो, जब आप पे कर देते हो ना तो आप चार्ज को टर्मिनेट करने के लिए बोलते हो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो अमाउंट इस पर्सन ने लिया था वो पे हो गया है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक आपको देता है कि यस यू हैव पेड ऑल द लोन विच वी हैड सैंक्शनड अर्लियर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट CHG4, CHG4 भरते हैं उसमें, ठीक है। अब ये कंपनीज के केस में होता है, जनरली आपको एक ह्यूमन बीइंग अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल कर रहा है तो उसको एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि चार्ज का काम खत्म हो चुका है। बैंक यहाँ पे जो चिंदी बैंक है वो देने रेडी नहीं है, ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन और चार्ज देने के लिए। वो क्या बोल रहा है, मैं कब दूंगा, 2 साल के बाद। तो रमेश के पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट जाएगा वो कि सर 50,000 का लोन लिया था, अब ये वापस नहीं कर रहे हैं, तो बाजी पूरी की पूरी ना उल्टी हो जाती है यहाँ पे। अब ये पर्सन बन जाता है समझो द चार्ज होल्डर, ठीक है। अब वो इसको बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी तुम वापस दो, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज उल्टा क्रिएट हो गया। नाउ बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द चार्ज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। यहाँ पे अब बैंक उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस देगा, तो ये चार्ज क्रिएशन बाय लॉ हो गया कि लॉ में अब कोर्ट घुस गया है बैंक को फोर्स करने के लिए कि उसका चार्ज का सेटिस्फैक्शन वापस दो। सिर्फ इतना ही है, और देयर इज ओनली वन एग्जांपल फॉर दिस कि ऑपरेशन बाय लॉ में चार्ज कब क्रिएट होता है, क्योंकि चार्ज का मतलब तुमने क्या समझा, पेमेंट सिक्योरिटी के लिए तुम एक प्रॉपर्टी दे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन बाय लॉ, भाई भगवान तो पैसा देगा नहीं, लॉ तो पैसा देगा नहीं, लॉ तो खुद से चार्ज क्रिएट कभी कराएगा नहीं। सिर्फ एक ही मैटर है जब लॉ चार्ज क्रिएट कराता है, जब बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि पर्सन हैज पेड द एडवांस, नाउ यू क्रिएट अ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज फॉर दैट पर्सन, ठीक है। एक आता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज बोलता है एक लेडी है, ठीक है, अब हमारी डॉली वापस आ गई, डॉली गई है लोन लेने, क्या, डॉली गई है लोन लेने। जब वो लोन लेने गई है तो उसके पास, उसको पता नहीं है कि लोन कैसे लेते हैं। उसने बोला 50,000 का लोन दे दो, उसने बोला दे देंगे, बैंक ने बोला, उसने बोला लेकिन तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए, डॉली ने बोला मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर बड़ा सा कोई एसेट जो 50,000 अमाउंट को कवर कर सके, जो आदर्श ने बोला कि इतना लोन होना चाहिए ना कि बड़ी प्रॉपर्टी हो, इतने अमाउंट की हो, वो नहीं है। तो बैंक बोलता है फ्लोटिंग चार्ज, जो तुम्हारे पास है ना उसमें हम चार्ज क्रिएट कर लें। तुम्हारे पास स्टॉक है, चार्ज क्रिएट करा लो, तुम्हारे पास दुकान है, चार्ज क्रिएट करा लो, तुम्हारे पास सही में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास फर्नीचर्स है, कोई मशीनरी है, हाँ ऑब्वियसली सब कुछ में फिर क्रिएट कर लो ना, 50,000 का ही लोन है ना, आराम से क्रिएट हो जाएगा। तुम्हारे पास आईफोन है, चार्ज क्रिएट करा लो, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप ये 50,000 चीजें कवर कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। और जब ये फिक्स्ड हो जाता है ना, सपोज एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि इतना अमाउंट में, तो इसको हम बोलते हैं वो क्रिस्टलाइज हो गया है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज वैसे हम क्रिएट करते हैं, पर अगर आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं है फिक्स तो आप फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दो, ये आपको बैंक ऑप्शन
देता है, तब भी फ्लोटिंग कवर हो जाता है, तब भी आता है। जैसे ये सिर्फ कंपनीज के केस में होता है श्रेयांश। जैसे एक कंपनी, अब कंपनी के पास क्या है, बहुत सारे एसेट्स है। क्या कंपनी हर ऐसी हर कंपनी है जिसके पास लैंड होगी? ये सब आई गेस इंडिविजुअल्स के पास होता है। हम कंपनीज के नाम पे प्रॉपर्टीज नहीं रखते। इवन कंपनीज तो रेंटेड ऑफिस में चलती हैं आजकल, वर्चुअल ऑफिस में चलती, वर्क फ्रॉम होम सुन रहे होगे तुम। तो अब हाँ होते हैं ना, तो तभी तो इंटरेस्ट है ना उतना आपके पास। अब देखो क्या हो गया कि ये जब आप एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास तो कुछ भी नहीं है एज सच, लेकिन हो सकता है इसके पास एक ऑफिस हो जिसमें फर्नीचर हो, इसके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हो, इसके पास बहुत सारे लैपटॉप्स हो जो इसने अपने वर्क फ्रॉम होम में दिए होंगे अपने एम्प्लॉयज को। इन सब पे वो क्या कराता है, गिरवी रखवाता है, ठीक है, चार्ज क्रिएट कराता है। अब ये सब फ्लोटिंग चार्जेस हैं कि आपके पास जो है ना उस पे हम चार्ज क्रिएट करेंगे। इनके पास डेटर्स होते हैं कि इनसे जिनसे इनको पेमेंट रिसीव होने वाला है, उसमें क्रिएट हो जाता है। अब अगर किसी पर्सन ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करा दिया कि हमारे पास लैंड है कर लो, सपोज वो उस लैंड से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास आप आगे टर्म्स एंड कंडीशन में अगर लिख दो कि हमारे अगर ये नहीं कर पाए तो अदर फ्लोटिंग चार्जेस, और उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा विद सीए सर्टिफिकेट, अगर कंपनी का केस है कि हमारे पास जितने रिसीवेबल्स है ना, जितने हमारे डेटर्स हमें पे करेंगे उसमें से पैसे ले लेना। तो दैट टाइम जब वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं कर पाती, तो दैट टाइम दैट फ्लोटिंग चार्ज एंटर्स कि ओके अब हमसे पैसा ले लो, वो लोन अमाउंट, ठीक है। तो चार्ज बाय पार्टीज नॉर्मल है, ऑपरेशन बाय लॉ लिख दिया, अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सेम स्टैट्यूटरी provision, some statutory provisions that they are not created voluntary actions of the parties but arise as a result of some legal obligation। बैंक की legal obligation है। फ्लोटिंग चार्ज के देखो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। इफ अ चार्ज क्लास ऑन एसिड्स बोथ प्रेजेंट एंड future, the class of assets charge is one which is ordinary course of would be changing from time to time। फ्लोट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, अगर ये फिक्स हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ये लिखा है, ठीक है। तो चार्ज में भी फ्लोटिंग एज वेल एज फिक्स्ड। अब यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज उन्होंने बताया होगा, the assets of the company are constantly undergoing a change but the creditors would normally interfere with the assets of the company unless there is a breach of some condition। the assets are liquid and charge is floating। तो जितने आपके liquid assets है उस पे आप क्या create कर देते हो, floating charge। crystallization of floating charge, a floating charge becomes fixed or crystallized in some following केसेस। तीन टाइप्स हैं जब आपके फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। डिबेंचर्स लेती है कंपनी, ठीक, हाँ वाइंड अप इज अ केस। डिबेंचर्स लेती है कंपनी। डिबेंचर्स क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ लोन ओनली, कि आप लोगों को कह रहे हो कि हम इतना इतना पैसा दे दो, हम ये रीपे कर देंगे, रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। अब जब रिडीम करने का टाइम आ गया है, आपने चार्ज किस पे क्रिएट किया था, अपने रिसीवेबल्स पे। अब जब रिडीम करने का टाइम आ गया तो आप फिक्स करोगे चार्ज को कि अल्टीमेटली पैसे किससे देने हैं। अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं, बहुत सारे हैं। अब पे करने के लिए आप फिक्स करोगे ना कि जितना पैसा डेटर्स से आ रहा है ना सिर्फ वो डिबेंचर्स से दे दो, जितना पैसा फर्नीचर बेचने से आ रहा है ना सिर्फ वो डिबेंचर्स को दे दो। तो तब बोलते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया या क्रिस्टलाइज हो गया जब पे करने की बात आती है। जब वाइंडिंग अप होता है, अब वाइंड अप हो रही है कंपनी, अपने क्रेडिटर्स को, अपने बैंक्स को आपको लोन रीपे करना है, तो फिक्स्ड अमाउंट से करोगे ना कि ये वाली बैंक को ना ये वाली लैंड से कर देते हैं, ये वाली बैंक को ना ये वाली चीज से कर देते हैं, ये वाले को प्लांट एंड मशीनरी से कर सकते हैं, ये वाले को वो वाली फैक्ट्री से कर सकते हैं, तब फिक्स हो जाता है। और थर्ड है व्हेन अ कंपनी सीजेस टू कैरी अ बिजनेस, जब कंपनी खुद से बोल रही है कि मुझे अब आगे बिजनेस नहीं करना, तो जो है हमारा बेचो, सबको लोन दे दो, ठीक है। तीन चीजें जब हमारा लोन क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, या फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, या फिर क्रिस्टलाइज, जब पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, वाइंडिंग अप और सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है। डिस्टिंग्विश हमने देख लिया मॉर्टगेज और चार्ज का। अब लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, पहले तुम मुझे बताओ। लीज मतलब तुमको पता है कि मैम को एक मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को आपने पोजेशन दे दिया, लीज हमेशा के लिए भी हो सकती है, लीज ईयर टू ईयर हो सकती है, ईयर मोर देन ईयर हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लाइसेंस क्या होता है, परमिशन दे रहे हैं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं कवर कर रहे ना।
हाँ, नहीं जाता, वेरी गुड, यही बोलने वाली थी। देखो, लीज मतलब कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी हमने कंप्लीटली यूज करने के लिए दे दी है, ठीक है। और लाइसेंस मतलब हमने आपको एक राइट दिया, एक परमिशन दी है कि आप हमारी प्रॉपर्टी में एंटर हो, वो काम करो और बाहर जाओ। तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि मेरे पास एक लैंड है जहां मैंने फ्रूट्स वगैरह उगाए हैं और छोटा सा गार्डन बनाया, तो एनी पर्सन जो मेरे से लाइसेंस लेगा इस चीज का, वो मुझे क्या करे, मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हो सकता है, फ्रूट्स लेके जा सकता है, उस गार्डन में एंजॉय कर सकता है, चिल कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में पोजेशन या प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता। और लीज में उस पर्सन ने जो करना है उस प्रॉपर्टी में वो कर सकता है। A lease of immovable property is transfer of right to enjoy a प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने क्या राइट दिया है, इंजॉय अ प्रॉपर्टी का राइट। सिंस इट इज अ ट्रांसफर टू एंजॉय एंड यूज द प्रॉपर्टी, पोजेशन इज ऑलवेज गिवन टू अ transferee. A lease of immovable property must be made for a certain period. For example, you may give a lease of property for a definite number of years, life, or even permanently. Essentials of lease क्या हो गया, enjoy an immovable property, certain time और perpetuity के लिए होती है, consideration होता है जिसमें premium या rent बोलते हैं हम उसको, the transfer must be accepted by the transferee, तो उसने एक्सेप्ट भी किया हो कि हाँ मैं लीज पे प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। एक टॉपिक है लीव एंड लाइसेंस, जिसमें लाइसेंस का मीनिंग बताया, लाइसेंस इज राइट टू डू, कंटिन्यू टू डू अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर। प्रॉपर्टी किसकी है, जिसने ये लाइसेंस आपको ग्रांट किया है। समथिंग विच वुड बी इन एब्सेंस ऑफ सच राइट बी अनलॉफुल, मतलब अगर वो लाइसेंस मैं तुमको नहीं दूं और तुम मेरी प्रॉपर्टी में घुस के फ्रूट्स वगैरह लेने लगो तो क्या अनलॉफुल है, यस। तो नीचे एग्जाम्पल यही दिया हुआ, इफ ए आई सेल फ्रूट्स इन द गार्डन, वही वाला, ठीक है। फॉर्मेलिटीज, लीज में क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, ईयर टू ईयर है तो रजिस्ट्रेशन कराना है, मोर देन ईयर है तो भी कराना है, ये हमने पढ़ा है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड notice, in order that notice quite is valid, it must be a proper notice. The notice must convey the intention to terminate the tenancy as whole and must specify the date or the tenancy would expire. The lease is a lease from month to month, 15 days notice is required. Year to year है तो 6 months नोटिस, मतलब अगर आपको उस पर्सन को निकालना है या आपको खुद वो लीज वाली प्रॉपर्टी छोड़नी है, अगर मंथ टू मंथ लीज है तो 15 दिन में नोटिस दे दो, अगर ईयरली लीज है तो 6 मंथ्स में दे दो। मंथ टू मंथ मतलब आप रेंट हर महीने देते हो, ईयरली है मतलब साल साल भर का रेंट देते हो, ठीक है। तो नोटिस फॉर टर्मिनेशन है, यहाँ पे लिख दो, इन लोगों ने लिखा नहीं है कि लीज अगर खत्म करनी है तो कैसे करनी है, तो वैलिड नोटिस, प्रॉपर नोटिस देके जो कि 15 दिन या फिर 6 महीने का होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, एक्चुअल में खत्म कब होती है लीज, नोटिस तो देते हैं, तो टर्मिनेशन कब कब टाइम आता है, जब टाइम खत्म, तो पहला है बाय ए फ्लक्स ऑफ टाइम और लैप्स ऑफ टाइम, बाय हैपनिंग और स्पेशल इवेंट। रीपे करना ही वही मैं बोल रही हूँ ना कि रीपे मतलब आप तो एवरी मंथ कर रहे हो, जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया तब लीज खत्म। कोई स्पेशल इवेंट हो गया मतलब वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रक्ट हो गई तो लीज खत्म, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ले ली तो भी लीज खत्म। उसके बाद मर्जर, मर्जर मतलब क्या होता है बच्चे, आप लीज प्रॉपर्टी ले रहे हो तो भी लीज खत्म, कि आप अभी तक पोजेशन पे जी रहे थे, हर महीने रेंट देते, तो एक काम कर भाई तू मुझे प्रॉपर्टी दे दे, खरीद ले बच्चे को जितने पैसे लेने हैं, 1 करोड़ ले ले, प्रॉपर्टी मेरी, तो इसको हम बोलते हैं मर्जर। सरेंडर मतलब जिसने लीज पे ली है, लेसी, मुझे नहीं करना, बस खत्म करो, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं डील करनी। फोर फीचर मतलब लेसर, मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो। तो तुम एक बार ये रीड करना, तुमसे डायरेक्टली टॉपिक्स पूछिए जाएंगे, रीड मतलब रीड करके डाउट्स पूछना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कब डिटरमाइन होता है कि लीज खत्म हो गई है। ऐसी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं लेसर लेसी के, 4 चीजें अभी तक इतनी आई नहीं है, एक बार राइट्स पूछे थे, बाकी पूछे नहीं, पर तुम्हें ये चीजें याद होनी चाहिए कि एक लेसर की क्या ड्यूटी होती है, एक लेसी की क्या ड्यूटी होती है, एक लेसर के क्या राइट्स होते हैं और एक लेसी के क्या, और एक भी नहीं समझ आए तो कल क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। इसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक है गिफ्ट, बस वो एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर छोड़ती हूँ। गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, कुछ भी जो एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। गिफ्ट में क्या करते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व, में किसी को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ देते हो, तो वॉलेंटरी होता है ये,
ठीक है, इट मस्ट बी डन विदाउट कंसिडरेशन. There must be an acceptance by or on behalf of a donee, and such acceptance must be made during the lifetime of a donor while he is capable of गिविंग. तो जिस पर्सन को आप गिफ्ट दे रहे हो उसका एक्सेप्टेंस तब तक आ जाना चाहिए जब तक आप जिंदा हो. तो आज आपने बोला कि ये गिफ्ट ले लो और वो बंदी नहीं मान रही, तो तब तक मान ले जब तक वो जिंदा है. उसके बाद बोल दे यार इसने तो मुझे वो गिफ्ट दिया था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. इसमें एक टॉपिक है वनरस गिफ्ट. इसका क्या मतलब है? एक बार में सब दे दिया, बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, और उसमें गिफ्ट जो डोनी है उसके पास राइट है कि वो से उसमें से कोई एक चूज कर सकता है. ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्सन है जिसके पास 2-3 कंपनीज के शेयर्स हैं. ठीक है, उस पर्सन ने, एक डोनर है जिसके पास 2-3 कंपनीज के शेयर्स हैं, उसने डोनी को ऑफर दिए कि तुम इस कंपनी के भी शेयर्स ले लो, इस कंपनी के भी ले लो, इस कंपनी के ले लो. डोनी स्मार्ट है, डोनी को लगा कि जो कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे मैं वही लूंगी, तो उसने बाकी सारे रिजेक्ट कर दिया और एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया. तो ये वनरस गिफ्ट आता है कि अमंग ऑल यू कैन चूज वन. तो गिफ्ट और ये पूरा पढ़ के आना, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना. इसके बाद एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल के बाद नॉन एक्शनेबल. ये पूरा ना गिफ्ट वाला यहीं पे कॉपी पेस्ट है, ये कट कर दो, तुम्हारी बुक में मिस प्रिंट है. एक्शनेबल क्लेम नहीं काटना है. नॉन एक्शनेबल के नीचे के जो पॉइंटर्स हैं वो सेम एज गिफ्ट वाले जो पैराग्राफ है सेम नीचे लिख दिया. देखो वनरस गिफ्ट वापस लिख दिया. थोड़ा सा ही बचा है, खत्म कर दें क्या? बहुत थोड़ा सा है, बस 2 ही टॉपिक है, एक्शनेबल क्लेम और एक चीज. बोलो नुपुर. क्या मेरा नाम है कि तुम्हारे नाम पे गिफ्ट है कि किसी और के नाम पे? तो तुम्हें चेंज कराना पड़ेगा. ठीक है, जैसे शादी हो जाती है तो लड़की को फादर बहुत सारे गिफ्ट देते हैं. इट मे बी अ प्रॉपर्टी, इट मे बी अ हाउस, एनीथिंग. तो इसमें फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कंप्लीटली दिखा दें कि दिस हैज बीन गिफ्टेड टू माय डॉटर, तो वो कंप्लीटली उसकी है अब. ठीक है, तो वो नाम चेंज कराना पड़ेगा फिर. चलो, एक्शनेबल क्लेम मैंने तुमको बताया था. एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ऐसे क्लेम्स जिनके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं. ऐसे क्लेम्स जिसमें हमने कोई भी गिरवी विरवी कुछ नहीं लगाया था. इसमें एग्जाम्पल नहीं, पॉइंटर है. रेंट, 4 महीने का रेंट तुमको नहीं मिला है, तुम्हारी प्रॉपर्टी 4 महीने का रेंट नहीं मिला है, क्या करोगे? या तो उसको निकालोगे तो 4 महीने का रेंट कैसे लोगे? नहीं देते ना लोग, रेंट नहीं देते, तो उसके अगेंस्ट एक्शनेबल क्लेम लेते हैं हम कि इन सब चीजों के लिए आप क्लेम ले सकते हो. प्रोविडेंट फंड वगैरह, कंपनी क्या बोलती है, तुम्हारी सैलरी से कट रहा है, पीएफ जमा हो रहा है, जाते टाइम नहीं देती बहुत सारी कंपनीज. देखो, जब प्रोविडेंट फंड कंपनी करती है कि तुम्हारा रखा है हमारे पास पैसा, तो तुमको कुछ गिरवी पे देती है क्या? नहीं देती है ना. हर महीने सैलरी देती है और फिर प्रोविडेंट फंड कट करती जाती है. तो ये क्लेम्स है जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपने ना कोई मॉर्गेज क्रिएट किया है, ना कोई चार्ज क्रिएट है, ना ही आपके पास कोई सिक्योरिटी है फ्रॉम द कंपनी और एनी पर्सन. जब आप रेंट पे प्रॉपर्टी देते हो आपके पास डिपॉजिट होता है, 2 महीने का ही तो डिपॉजिट होता है ना. पूरे सारे साल भर का रेंट नहीं आया तो उसमें से तो निकलेगा नहीं. इनिशियली फर्स्ट मंथ में आप बोलते हो 2 महीने की एडवांस हमको दे दो, वो हमारे पास डिपॉजिट है. वो डिपॉजिट इसलिए होता है कि हमारी प्रॉपर्टी में कहीं पे भी आपने कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह किया है तो हम उससे कवर करेंगे. अब 4 महीने का रेंट नहीं आया तो कैसे कवर करोगे? एक्शन लेके. तो ये वाले के लिए क्या कोई सिक्योरिटी क्रिएट की थी, भाई अगर रेंट नहीं दे तो मेरी प्रॉपर्टी बेच लेना, मेरी कार ले लेना, मेरी 2 व्हीलर ले लेना? ये कभी होता है क्या? नहीं होता है, ना ही ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है. तो इनको हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स. ये वाले ऐसे क्लेम्स हैं जिनके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो. नीचे देखो लिखा है सबसे पहला, अरियर्स ऑफ रेंट. रेंट नहीं आया तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो. फिर प्रोविडेंट फंड कंपनी ने नहीं दिया तो एक्शन ले सकते हो. मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस वाले भी करते हैं, इनको हम actionable claim. A partner right to sue for account, dissolve partnership in actionable claim being the beneficial interest in the movable property not in possession. पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, सब खत्म हो गया, तो प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक है? जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज थी
दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब ये पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो जितनी प्रॉपर्टी है इस पार्टनर का राइट तो है ना, तो वो एक्शन दोनों का है, और ये अगर ले गया तो वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ गिरवी नहीं रखा था कि अगर तू प्रॉपर्टी ले गया तो तेरा घर मेरा, ऐसा हमने कुछ डील नहीं किया था। तो ये चार एग्जाम्पल्स हैं फॉर एक्शनेबल। बोलो कौन कौन से? रेंट, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी और डिसॉल्व पार्टनरशिप। इसका मतलब है क्लेम टू एनी डेथ अदर देन डेथ secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property or by any beneficial interest in the movable property not in possession either actual or कंस्ट्रक्टिव। ऐसा क्लेम जिसमें ना मॉर्गेज है, ना कोई प्लेज है, ना चार्ज है, ना हाइपोथिकेशन है, ऐसा क्लेम जिसपे कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। ऑफ द क्लेमेनेंट विच विल सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइजेस अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टिंग अक्रूइंग कंडीशनल और कंटिंजेंट। इसमें आप क्या कर सकते हो? सिविल कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हो कि ये डेट अभी तक पेड नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई कंडीशंस लगी हुई है, अभी तक कंटिंजेंट है, ये एग्जिस्टेंस है, अक्रूइंग है, मतलब अभी तक हमें पूरा मिला नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। फिर नॉन एक्शनेबल, ऐसे कौन से क्लेम्स है जिनको हम नॉन एक्शनेबल बोलते हैं? सबसे पहले देखो डिबेंचर्स, क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, उसमें एक सीए सर्टिफिकेट होता है कंपनी का जो बोलता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी अगर मैं डिबेंचर्स को रीपे नहीं कर पाया, उसमें स्पेसिफिकली चीजें होती हैं। ठीक है, therefore not regarded as actionable claim. Copyright through a beneficial interest in the immovable property is not an action since the owner has actual or constructive possession of the same. अगर एक immovable property है, अगर आपके पास कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जिसको हम, जो कहाँ से आया आपको, कोई कॉपीराइट के थ्रू, ठीक है, तो उसको भी हम एक्शनेबल क्लेम नहीं कवर करते हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी पे राइट होता है। कैसे? कॉपीराइट्स किस किस में आते हैं? यूट्यूब्स पे गाना वगैरह यूज कर लो उनके, तो आपके पास एक्शन लेने के लिए तुरंत राइट होता है ना, तुरंत पैसे आ जाते हैं आपको, जो भी रॉयल्टी वगैरह बोलते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे किसी को गाना चलाया तो तुरंत आपके अकाउंट से कटते जाते हैं, तो वो नहीं हो तो माइनस में जाते जाते हैं, तो हम उनको एक्शनेबल क्लेम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें आपके लिए सिक्योरिटी बना रखी है कि कॉपीराइट का इशू होगा तो आपके पास तुरंत तुरंत कैसे ना कैसे पेमेंट आ जाएगा। उसको हम अदर वे में सिक्योरिटी में कवर कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम में हम कवर नहीं कर सकते। सिर्फ यूट्यूब का एग्जाम्पल था, जब कोई किसी की बुक्स यूज कर रहा है, कोई किसी की मूवी का यूज कर रहा है, इसी में ही कॉपीराइट्स आते हैं ना। तो अब पेटेंट बच्चे वो होते हैं, पेटेंट में तो इन्वेंशंस का पूरा प्रोसीजर होता है, कॉपीराइट्स में सिर्फ ये बुक्स, फोटोग्राफ, यही सब यूज करने का होता है। अब इंस्टाग्राम में किसी की फोटो यूज कर ली, वो क्या करेगा? आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अगर वो कॉपीराइट में रजिस्टर्ड है तो। और इसको हमने इसीलिए इसमें लिख दिया क्योंकि आपके पास आईपीआर एक अलग से एक्ट है जिसमें आप ये सारे एक्शंस ले सकते हो, तो उसको एक्शनेबल क्लेम में कवर वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लिखा है केसेस अंडर 107 ऑफ टीपी एक्ट एंड सेक्शन 117(1)(d ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 17 और 18 पढ़ा था। 17 में हमने पढ़ा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, और फोर्थ वाला लीज था ईयर टू ईयर, उसको कंपेयर कर रहे हैं इन लोग कि इट इज अ ईयर टू ईयर, तो आपको क्या कंपलसरी रजिस्टर कराना है उसको, तो वो ईयर टू ईयर होना चाहिए या मोर देन ईयर होना चाहिए, रिवर्स रिजर्व्स अ ईयरली रेंट। बस सेम चीज वापस वहीं लिख दी है कि टीपी एक्ट में भी होता है कि लीज वगैरह करानी है, लीज का टॉपिक पड़ा, तो हाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है कि साल भर वाली लीज को रजिस्ट्रेशन कराना है, मोर देन ईयर को, और ईयरली रेंट अगर आता है तो भी आपको उसको रजिस्टर कराना है। उसके बाद ईजमेंट राइट, राइट टू वे, राइट टू लाइट, राइट टू एयर, ये वाले राइट्स को हम क्या बोलते हैं? ईजमेंट राइट। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट राइट इज नॉट पॉसिबल, ये मैंने पहले ही बताया था, ये राइट्स आप ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते, ये आपके राइट्स हैं, इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसमें लिखा था हेरिटेबल हो तो कर सकते, मतलब अगर अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है, वहां से ऊपर से आया है आपको तो ठीक है, मतलब आपके जाने के बाद आपके घर में आपके बच्चे अगर वो राइट को यूज कर रहे हैं तो चलेगा। आप एक्चुअल में इसको लेके कोई ट्रांसफर और पैसे का डील वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, टीपी एक्ट से रिलेटेड कल पूरा पढ़ के आओ, कल हम डाउट्स लेंगे और नया कोई एक्ट चालू करेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं।